सोचिए एक ऐसा इंसान है जिसने दुनिया की नज़रों में जिंदगी की हर रेस जीत ली है। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी, एक शानदार पेंट हाउस, महंगे सूट, मतलब बाहर से देखने पे सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। हाँ, एक सफल जीवन की एकदम सटीक तस्वीर जिसे देखकर कोई भी ईर्ष्या कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन जब उस इंसान की आंखों में गहराई से देखा जाए ना, तो वहां एक अजीब सा खालीपन नजर आता है। एक ऐसी खामोशी जो शायद किसी भी शोर से ज्यादा चुभती है। सही बात है। और यही खामोशी हमें 2008 में आई निर्देशक अभिषेक कपूर की मशहूर फिल्म रॉक ऑन के मुख्य किरदार आदित्य श्रॉफ में देखने को मिलती है। बिल्कुल। और आज हम इस फिल्म की कहानी को सिर्फ दोहराने नहीं वाले हैं। हम इसके पीछे छिपे उस गहरे मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे जो दिखाता है कि कैसे अहंकार केवल एक म्यूजिक बैंड को नहीं तोड़ता, बल्कि इंसान के भीतर की आत्मा को ही खोखला कर देता है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है। कलात्मक निष्ठा, जिसे हम आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी कहते हैं, और व्यावसायिक सफलता के बीच का टकराव, ये इस कहानी का सबसे मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे रचनात्मकता और महत्वाकांक्षा का संतुलन बिगड़ने पर इंसान अपने ही सपनों का दुश्मन बन जाता है। एकदम सही कहा। और अगर हम फिल्म के पहले हिस्से पर गौर करें तो कहानी सीधे इसी खालीपन से शुरू होती है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी, जहां आदित्य एक बेहद सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर हाँ, और फिल्म के शुरुआती दृश्यों में एक अजीब सी ठंडक है ना? कोई बैकग्राउंड संगीत नहीं है वहां। ऑफिस की नीरस मीटिंग्स हैं, बिजनेस डील्स हैं, और घर लौटने पर पत्नी साक्षी के साथ एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई संवाद नहीं है, कोई गर्माहट नहीं है। बिल्कुल, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प निर्देशी के विकल्प हैं, बिना संगीत के वो दृश्य। पता है, आदित्य का ये वर्तमान जीवन एक ऐसे बेहद महंगे और परफेक्ट गिटार की तरह लगता है जैसे शीशे के केस में सजाकर तो रखा गया है, लेकिन जिसे कभी बजाया नहीं जाता। वो बाहर से शानदार है, लेकिन अंदर से खामोश है। बहुत ही उम्दा उपमा दी आपने। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इमोशनल नंबिंग या भावनात्मक शून्यता का मनोविज्ञान। थोड़ा और समझाइए इसे। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी बहुत गहरे और अर्थपूर्ण हिस्से को खो देता है, तो वो अक्सर दर्द से बचने के लिए अपनी भावनाओं को ही स्विच ऑफ कर देता है। आदित्य ने जानबूझकर ये नीरस कॉर्पोरेट जीवन चुना है। तो ये सफलता उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। एक ऐसा किला जिसे उसने इसलिए बनाया है ताकि अतीत की विफलता का दर्द उस तक न पहुंच सके। ओह, समझ रही हूँ। लेकिन ये ढाल हमेशा काम नहीं करती। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब साक्षी को घर की सफाई करते हुए एक पुराना वीडियो कैसेट मिलता है जिस पर मैजिक लिखा है। हाँ, वो कैसेट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब वो उस टेप को प्ले करती है तो स्क्रीन पर वर्तमान के उस ठंडे आदित्य के ठीक विपरीत एक ऐसा इंसान दिखता है जो पसीने से लथपथ है। उसके चेहरे पर एक बेतहाशा ऊर्जा है और वो पूरे जुनून के साथ स्टेज पर रॉक संगीत गा रहा है। वो दृश्य वर्तमान की खामोशी और अतीत की ऊर्जा के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। तो यहाँ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या अत्यधिक वित्तीय सफलता स्वाभाविक रूप से इंसान की भावनात्मक गहराई को खत्म कर देती है, या फिर आदित्य जानबूझकर अपने अतीत को दफन कर रहा था ताकि उसे अपनी विफलता याद ना आए? कॉर्पोरेट जीवन अपने आप में किसी की भावनाएं नहीं मारता। आदित्य के मामले में ये पूरी तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षात्मक प्रतिक्रिया थी। मतलब वो भाग रहा था खुद से। बिल्कुल। जब कोई इंसान अपने सबसे बड़े जुनून में असफल होता है तो वो अक्सर उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में भागता है। आदित्य ने खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो एक कठोर व्यवहारिक इंसान है जिसे केवल मुनाफे और नुकसान की भाषा समझ आती है। तो साक्षी द्वारा खोजा गया वो वीडियो टेप केवल एक पुरानी याद नहीं है ना? सही कहा। वो कहानी का केंद्रीय रहस्य बनाता है कि आखिर मैजिक बैंड के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उस ऊर्जावान युवा को इस सुन मशीन में बदल दिया। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए कहानी हमें 10 साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जहां मैजिक बैंड का जन्म हुआ था। 4 दोस्तों की एक दुनिया, जहां हर किसी का अपना एक अलग व्यक्तित्व था। हाँ, आदित्य जो लीड सिंगर है, आत्मविश्वासी है और बहुत महत्वाकांक्षी है। दूसरा है जो मैस्करिनहास, लीड गिटारिस्ट, जो अपनी कला के प्रति लगभग एक आध्यात्मिक स्तर तक समर्पित है। और फिर ड्रम्स पर केडी है जो मसमौला है, और कीबोर्डिस्ट रॉब नैन्सी जो काफी शांत और परिपक्व है। वे भारत का सबसे बड़ा रॉक बैंड बनने का सपना देखते हैं, लेकिन असली दुनिया उनके सपनों से बहुत अलग है।
जब वे कॉलेज की प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो जज उन्हें यह कहकर खारिज कर देते हैं कि उनका संगीत बहुत पश्चिमी है और उसमें मेलोडी नहीं है। हाँ, और उनका पहला एल्बम भी व्यावसायिक रूप से फ्लॉप हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं से वो बुनियादी संघर्ष शुरू होता है। अगर हम इस बैंड की तुलना आज के दौर के किसी नए स्टार्टअप से करें तो ये स्थिति बहुत साफ हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए एक स्टार्टअप के दो को-फाउंडर्स के बीच विजन को लेकर झगड़ा हो जाता है। एक का विजन है कि तुरंत उत्पाद को मार्केट के हिसाब से बदलकर मुनाफा कमाया जाए। ये आदित्य की सोच है। सही बात है। जबकि दूसरा ये मानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके उत्पाद की गुणवत्ता और उनका मूल विजन नहीं बदलना चाहिए। ये जो की सोच है। तो क्या जो की ये आदर्शवादी जिद ही बैंड के टूटने का असली कारण नहीं थी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्या आदित्य की व्यवहारिकता पूरी तरह से गलत थी? आखिर कला को भी तो जीवित रहने के लिए पैसों की जरूरत होती ही है ना। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हम देखेंगे कि स्टार्टअप का ये नजरिया बिल्कुल सटीक बैठता है। आदित्य व्यावसायिक सफलता की बात कर रहा था, जो गलत नहीं थी। कला को थोड़ा लचीला होना पड़ता है। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ आई? समस्या क्या में नहीं, कैसे में थी। आदित्य का लहजा हावी होने वाला था। उसने जो की कलात्मक ईमानदारी को सम्मान देने के बजाय उसे एक रुकावट की तरह देखा। लेकिन जो भी तो वास्तविकता को नकार रहा था ना। बिल्कुल, जो टॉक्सिक आइडियलिज्म या विषाक्त आदर्शवाद का शिकार हो गया था। उसे लगने लगा था कि थोड़ा सा भी समझौता करने का मतलब है अपनी आत्मा को बेचना। और जब रचनात्मक साझेदारियों में अहंकार बीच में आ जाता है तो लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। एकदम सही। आदित्य ने जो को एक अड़ियल इंसान माना और जो ने आदित्य को एक लालची व्यापारी। वो आखिरी बहस सिर्फ विजन का टकराव नहीं थी, वो अहंकार का टकराव था जिसने उनके भाईचारे को खत्म कर दिया। और इस टकराव के बाद कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां हम 10 साल बाद छोड़े गए सपनों की कीमत देखते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ज्यादा। आदित्य का जीवन तो हमने देखा अमीर लेकिन खाली, लेकिन जो की हालत इस बात का सबसे क्रूर उदाहरण है कि जीवन ने उसे जुनून चुनने की सजा दी है। वो एक कॉल सेंटर में काम कर रहा है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अपनी पत्नी के तानों के कारण अंदर से टूट चुका है। वही केडी अपनी रूटीन शादीशुदा जिंदगी में सेटल है और रॉब एक म्यूजिक स्टोर चलाता है। मुझे तो ये सब उन भूतों की तरह लगते हैं जो अपनी ही अधूरी इच्छाओं के इर्द गिर्द भटक रहे हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। यहाँ फिल्म एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करती है। वो क्या? यही कि अनसुलझा अहंकार समय के साथ खत्म नहीं होता। जो ने अपनी कला से समझौता नहीं किया, लेकिन इस जिद ने उसे कड़वा इंसान बना दिया। और आदित्य सब कुछ होने के बावजूद अपराध बोध से भरा है। तो ऐसा लगता है कि दोनों ही रास्ते खतरनाक थे। आदित्य ने पैसा चुना और जो ने कला, लेकिन पीड़ित दोनों ही हुए। तो क्या बिना पैसे के कला हमेशा एक अभिशाप बन जाती है? यही तो फिल्म का केंद्रीय बिंदु है। जब तक जुनून को सही दिशा नहीं मिलती, कोई भी रास्ता खुशी नहीं दे सकता। और इसीलिए साक्षी कहानी की मुख्य उत्प्रेरक बनती है। हाँ, साक्षी। वो चुपके से रॉब से संपर्क करती है और उन्हें फिर से मिलाने का फैसला करती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि आदित्य ने केवल संगीत नहीं बल्कि खुद को खो दिया है। साक्षी वो बाहरी नजरिया लाती है जिसकी उन चारों को जरूरत थी। अहंकार ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वे खुद ये कदम नहीं उठा सकते थे। और 10 साल बाद जब वे पहली बार मिलते हैं, वो दृश्य कितना अजीब होता है। वहां एक घुटन भरी खामोशी है जो आदित्य से नजरें चुराता है। हाँ, पुराने घाव अभी भी हरे हैं। लेकिन फिर जब केडी ड्रम बजाना शुरू करता है, रॉब कीबोर्ड पर आता है, जो गिटार उठाता है और आदित्य गाता है, तो संगीत उन पुराने घावों को भर देता है। ये तो एकदम मसल मेमोरी का सबसे बेहतरीन उदाहरण लगता है। बिल्कुल। मस्तिष्क ने भले ही कड़वाहट की दीवारें खड़ी कर लिए हों, लेकिन उनके शरीर, उनकी उंगलियों को अब भी वे पुरानी धुनें याद थीं। जैसे साइकिल चलाना, दिमाग भले भूलने का नाटक करे लेकिन शरीर नहीं भूलता। सही कहा। संगीत ने उनके सचेत दिमाग के गुस्से को बाईपास कर दिया। इसके बाद वे एक रॉक प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करते हैं, प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए, क्लोजर के लिए। और फिर वो दृश्य आता है जो मुझे सबसे ज्यादा भावुक करता है। बैक स्टेज आदित्य ईमानदारी से जोश से माफी मांगता है। वो मानता है कि उसके अहंकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और जो उसे बिना किसी शर्त के माफ कर देता है। ये दृश्य एक ऐसे बांध की तरह है जिसका गेट खोल दिया गया हो। अहंकार हटते ही संगीत और भावनाएं पानी की तरह बहने लगती हैं। बहुत खूब कहा। जब आदित्य ने अपना मुखौटा उतारा, तभी जो को भी एहसास हुआ कि उसने अपनी जिद के कारण क्या खोया है।
फिर वे मंच पर रॉक ऑन गाते हैं। जो अपनी आंखें बंद करके पूरे जुनून से गिटार बजाता है, वे प्रतियोगिता जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद आदित्य जो करता है, उस पर मुझे थोड़ा संदेह है। किस बात पर? आदित्य अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ देता है और बैंड फिर से एक साथ आगे बढ़ता है। मुझे ये थोड़ा नाटकीय लगता है। क्या अपने जुनून को वापस पाने के लिए हमेशा अपनी सुरक्षित जिंदगी को पूरी तरह छोड़ना जरूरी होता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, लेकिन सिनेमा अक्सर रूपकों का इस्तेमाल करता है। मतलब हमें इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिल्म का ये संदेश नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो। आदित्य का नौकरी छोड़ना एक रूपक है उस झूठे जीवन को त्यागने का जो उसने केवल दुनिया के लिए ओढ़ रखा था। असली संदेश है कि अपने जुनून को मत मारो। अब समझी। ये दूसरी संभावनाओं यानी सेकंड चांसेस की कहानी है। हाँ, और साथ ही भारतीय रॉक संस्कृति को मुख्य धारा में लाने की एक विजय भी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसे लगता है कि उसके सपने अब पीछे छूट गए हैं। ये याद दिलाती है कि क्या कोई इंसान वो जीवन जी रहा है जो वो चाहता था, या वो जीवन जो बस हो गया। बहुत ही सटीक विश्लेषण है ये। और इसी के साथ हम एक गहरे विचार पर आते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर आज कोई आपके अतीत का एक छिपा हुआ तेप खोज निकाले, तो उसमें कौन सा भुलाया हुआ जुनून नजर आएगा? ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है ना? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज किसी को भी उस टेप का प्ले बटन दबाने से कौन रोक रहा है? उनका अपना अहंकार या दुनिया का डर? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा